अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा और आलमी मंजरनामा दोनों तब्दील हो रहे हैं। आलमी मंजरनामा में तो आपने देखा कि वेनेज़ुएला में क्या हुआ है, और पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि सिंध में जो सुहेल अफरीदी साहब की आमद है, उसने भी काफ़ी तरतली डाली हुई है। वहाँ पे भी इर्ताश फ़ील किया जा रहा है, और मिक्स किस्म की खबरें आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी जलसा होगा, नहीं होगा, इजाज़त वापस ले ली गई है, नहीं ली गई है। क्या हो रहा है, इसका ज़रा तज़िया करते हैं और चलते हैं पाकिस्तान, और बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी हमारे बड़े भाई जनाब हारून रशीद साहब से। हारून भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया हारून भाई आपका। और ये मुझे ज़रा बताएं कि ये जो सिंध की सूरत हाल है, और हमने देखा कि कराची में कॉन्ट्रेरी टू लाहौर बिल्कुल एक डिफरेंट मंजरनामा हमने देखा है। वहाँ पे जिस तरीके से इस्तकबाल हुआ, जिस तरीके से सरकारी तौर पर उनको वेलकम किया गया, अजरक पहनाई गई, टोपी पहनाई गई, और उसके बाद काफ़ी एक फ्री हैंड सा दिया गया। लेकिन अब हम सोच रहे हैं, सुन रहे हैं कि जनाब वहाँ पे शायद जलसे की इजाज़त जो है वो वापस ली जा रही है, और जो वहाँ पे जो ताले लगा दिए गए हैं, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड हम देख रहे हैं कि जो हैदराबाद की उनकी आमद है सुहेल अफरीदी साहब की, उसने भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? दोनों बातें हैं, बिल्कुल सही हैं और सबका तस्वीर यही है। एक ये कि उनको खैर मकदम किया गया और सईद गनी साहब ने उन्हें अजरक पहनाई, टोपी पहनाई और वेलकम किया। और ये भी बात सही है कि बहुत गैर मामूली खैर मकदम उनका हुआ है, अगरचे वो प्रोपेगेंडा भी साथ साथ जारी है नून लीग के लोगों का कि कोई नहीं आया, कोई किसी ने पूछा ही नहीं। बिल्कुल लाहौर जैसी सूरत हाल, अगर लाहौर जैसी सूरत हाल भी है तो बहुत अच्छी है। और लियारी जैसे इलाकों में वो गए जो पीपल्स पार्टी का गढ़ है, और हर कहीं हर तबके के लोगों ने उनका खैर मकदम किया। जलसे से इसलिए खौफ पैदा हुआ है, मेरा ख्याल है कि कोई रवैया न बदलता, और न पीपल्स पार्टी का, हुकूमत का, न किसी और का, उनके सरपरस्तों का। लेकिन वो ये अंदेशा ये जाहिर किया जाने लगा, ये कहा जाने लगा कि जलसा बहुत बड़ा होगा और हो सकता है इतने लोग जमा हों कि सारे पिछले रिकॉर्ड भी टूट जाएं। जब पिछले रिकॉर्ड की बात की जाती है तो यहाँ मोहतरमा फातिमा जना के जलसे हुए थे, भुट्टो के जलसे हुए थे, और खुद इमरान खान के जलसे उनसे भी बड़े थे, मोहतरमा फातिमा जना के जलसों से भी बढ़ गए थे। जाहिर आबादी भी बढ़ गई, शहर भी बड़ा हो गया, ये भी एक फैक्टर था। तो ये अंदेशा है कि अगर खल्के खुदा का बहुत बड़ा हुजूम हो गया तो वो उससे एक लहर उठ खड़ी होगी। फितरी है, जाहिर है उनका खौफजदा ना, लेकिन अपना काम वो कर चुके। और जलसा नहीं भी होगा तो ये कहा जाएगा कि खौफ की वजह से जलसा जो है वो रोका गया है, शरात आयद की गई है उनसे, ये कहा गया है कि बर वक्त जलसा खत्म करेंगे, बल्कि ये कहा गया वक्त से पहले, यानी जो मुकर्रर वक्त है। हालांकि ये बड़ी यानी मुबहम बात अजीब है, सी बात है। और ये कि कोई ज्यादा तनकीद नहीं होगी उस पर, और मुल्क की सलामती को मलूद रखा जाएगा। बहुत सी शरात है जो जलसों के लिए नहीं रखी जाती, कभी नहीं रखी गई इस तरह की शराब। लेकिन काम तो हो गया, हैदराबाद जो है वो अदाफी तौर पर हो गया। और दही सिंध में अगर वो चले जाएं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, फिर किसी वक्त दूसरे दौरे में चले जाएं, तो दही सिंध जो है वो बेताब है किसी नई ताकत के लिए। उकताए हुए हैं लोग पीपल्स पार्टी से, मेरा तासुर तो कम से कम यही है। और पूरी बात तो पता चलेगी जब वो जाएंगे। और तहरुक उन्होंने पैदा कर दिया, वो एक बड़े लीडर बन के उभरे हैं, और खबरें उनकी रुकवाई जाती हैं टेलीविजन पे। कहा जाता है कि भाई वो अगर लाइव नशर करने की इजाजत दे दी जाए तो तूफान ही उठ खड़ा हो। बहरहाल वो खौफजदा लोग जो है वो किलों में पनाह लिया करते हैं, तो ये अपने पाबंदियों के किले हैं, लेकिन कब तक ये रहेंगे। लेकिन हारून साहब, ये जो पॉलिसी चेंज नजर आ रही है कि जो पंजाब में थी वो सिंध में हमें नजर नहीं आ रही है, क्या वजह है? ये वहां पे इजाजत दे देना और पंजाब में इतना क्रैकडाउन करना, ये बिल्कुल ऑपोजिट्स हैं, ये बिल्कुल मुतजाद चीजें हैं। ये क्या हुआ है? मेरा ख्याल है कि मेरी मालूमात नहीं है, मेरा ख्याल है कि ये तजुर्बा करने की कोशिश की गई, और तजुर्बा तो बहरहाल जिन लोगों ने जो पाबंदी लगा सकते थे उनका नुक्ता नजर से नाकाम ही रहा। पीपल्स पार्टी ने बहरहाल इसकी तो दाद देनी चाहिए कि उन्होंने मौजूदा नापसंदीदा सूरत हाल से आगे देखने की कोशिश तो की। मुमकिन है उन्होंने कोई रिक्वेस्ट की हो, उसके नतीजे में उन्हें इजाजत दी गई हो, लेकिन बहरहाल वो अगर दबाव पड़ा तो वो अपना पीछे हटना पड़ेगा उनको।
तो फिर लाहौर में क्यों इतना क्रैकडाउन किया गया और वहां पे नहीं किया गया? क्या ये बस वो मरीम ये नवाज का पॉलिसी फर्क? तो यही है, मुस्तकिल पॉलिसी तो यही है जी कि रोका जाए। वो तो सिर्फ उसी वक्त नहीं हुआ, अब महमूद अचगई साहब और अल्लामा नासिर अब्बास गए तो उनकी गाड़ियां भी तोड़ी गई हाँ जीटी रोड पे। तो पॉलिसी तो वही है, लेकिन इसमें मतलब एक इस्तिस्ना पैदा किया गया और गालिबन जरदारी साहब की दरखास्त पे ऐसा किया गया होगा। वहां वो बड़े उनमें सुहेल अफरीदी जो हैं वो महज मौके की बात नहीं, अगरचे मौका बहुत अहम होता है, सिचुएशन इंपॉर्टेंट होती है पॉलिटिक्स में, उनमें सलीकामंदी बहुत है, होशो हवास कायम रखते हैं, तजुर्बा बहुत है। आदमी यंग है लेकिन तजुर्बा तवील है, 18-19 साल की उम्र से सियासत में है। 2008-9 से बहुत लोग शामिल होना शुरू हुए, उससे पहले शामिल होने शुरू हुए, 2005 में शामिल होने लगे थे लोग। ये तो खैर उस वक्त बहुत यंग हो गए, लेकिन 2008 से एक लहर उठी और 2013 के लगभग बहुत से लोग शामिल हुए। और वो ये भी मुराद सईद और बहुत से लोग, और ये बड़ी यकजहती के साथ आगे बढ़े और इनका सियासी शऊर ज्यादा है और जुर्रत ज्यादा है, इन्हें एक माहौल मिला आजादी का। और उस वक्त कोई दबाव नहीं था, खौफ नहीं था। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कश्मकश में एक स्पेस पैदा हो गई थी और मिजाज भी इन लोगों का, पुलिस वहां सख्ती भी नहीं करती और नीम कबायली माशरा है, एक दूसरे का ख्याल किया जाता है। तो ये सलीकामंदी बहुत है। वो जो बच्ची ने कहा कि मेरे वालिद को बुलाएं, जहाँ ये इनामात तकसीम कर रहे थे, ये डिग्रियां बांट रहे थे, तो जिस तरह ये नीचे उतर के गए और उन्हें साथ लेके आए और उनके जरिए उन्हें इनाम दिया, और दूसरे मौके पर जिस तरह बेतकल्लफी से ये बात करते हैं, यादाश्त अच्छी है, कोई सवाल करता, कराची में एक अखबार नहीं सवाल करता है जिसे उन्होंने किसी दूसरे शहर में शायद देखा तो कहा कि आज तो आपको किसी ने नहीं रोका। एक बेतकल्लफी है शाइस्तगी के साथ और सूझबूझ है, तो अपना और फिर इकोनॉमी में सफर भी किया डाल उन्होंने, दिया। इकोनॉमी में उन्होंने सफर भी किया। मरियम तो स्पेशल त्यारा लेके जाती हैं। हाँ, वो उनके लिए बिल्कुल फितरी है। देखिए, पश्तून कल्चर में ड्राइवरों के साथ बैठ कर खाना खाना, मुलाजमीन का, और उनके साथ बेतकल्लफ से बात करना, पूरे पाकिस्तान में यही है। ये इंडिया में नहीं है, हमारे यहाँ है ये। और वो अपना घुल मिल के रहना, एक लीडर का सबसे बड़ा वस्फ ये होता है कि वो घुल मिल सकता है लोगों में और इसमें शाद रहता है। ये कहा जाता है कि जनाब अली करमल्ला वजू का एक कॉल भी है, इस पे उनसे मंसूब है कि दानाई का निस्फ यही है कि लोगों में घुलो मिलो, उनमें यानी कंफर्टेबल आते फील करे। क्या बात। तो ये पुरानी तर्ज के लोग हैं और वही असल तर्ज है इस माशरे की। जो लोग घुले मिलेंगे, लाहौर में भी एक जमाने में यही था, जो लोग मिजाजन घुलने मिलने वाले नहीं थे लेकिन दरवाजा खुला रखते थे, नवाज नसरुल्लाह खां, मौलाना मौदूदी, महमूद अली कसूरी, मुमताज अल ताना, शौकत हयात, सब लोग, आगा शोरिश कश्मीरी के दफ्तर में लोग ऐसे चले आते थे। कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि आप कौन हैं, क्यों हैं, कोई वक्त नहीं लेता था, पहले से वक्त तय नहीं करता था। तो ये कल्चर है, ये प्रिवेल करेगा तो नताइज इसके निकलेंगे। तो हारून साहब, इससे जो मोमेंटम चाहिए पीटीआई को, इस वक्त आपको पता ही है कि क्या सूरत-ए-हाल है, इस सिंध के दौरे से वो मोमेंटम ये गेन कर पाएंगे जी? उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, उस मोमेंटम की तरफ बढ़ रहे हैं। और कभी ऐसा हुआ, जो 8 फरवरी में भी कोशिश है महमूद अचगई साहब का और अल्लामा नासिर अब्बास का प्लान यही है, अंदाज़ फिक्र यही है कि हर कहीं लोग निकल आए। तो हर कहीं जो है पुलिस जो है वो अपना, कई अखबार रवीस मसले सिद्दीक जान भी इस पे जोर देते रहते हैं, हर कहीं लोग निकल आए तो मुश्किल हो जाएगा। अगर पुलिस हटा के बड़े शहरों में ले जाएंगे तो एक मुश्किल होगी, अगर नहीं हटा के ले जाएंगे तो एक मुश्किल होगी, और मकामी तौर पर पुलिस तो लोगों को तंग नहीं करे। आखिर को यही होना है और इसका कुछ ना कुछ एहसास जो है वो पाया जाता है जिन लोगों ने फैसला करना उनमें। तो ये जो लाहौर में एक इनसिक्योरिटी की फिजा हमें नजर आती है हारून साहब, ये इसकी क्या वजह है? क्योंकि हम देखते हैं, देखें आज भी आपने खबर पड़ी होगी, जो उनकी अनपॉपुलरिटी है, जाली इलेक्शन के जो आज इलेक्शन हो रहा था, खौफ तो है जाहिर है। आज इलेक्शन में जो जमात इस्लामी का कैंडिडेट था उसको भी उठा लिया गया, हालांकि पीटीआई बाइकआउट कर रही थी इसके बावजूद। जाहिर है वो तो जमात इस्लामी के कैंडिडेट को, अगर लोग ये सोचते कि भाई जो भी अपोजिशन का उसको वोट देता तो जमात इस्लामी का आदमी तो उस सूरत में जीत भी जाता, अगरचे वो माहौल पैदा नहीं हो सका शायद। तो जाहिर है खौफ है, खौफजदा लोग। भुट्टो साहब जो हैं वो तो पॉपुलर भी थे,
कैंडिडेट भी उनके पास अच्छे थे, इसके बावजूद वो खुद बिला मुकाबला मुंतखब हुए, 7 और उम्मीदवार चीफ मिनिस्टर्स और कुछ एमए ने बिला मुकाबला मुंतखब कराए थे, इसलिए कि वो 2/3 मेजॉरिटी चाहते थे। उस वक्त मसला ये था, वरना अक्सरियत तो ले ही लेते। तो ये जो खौफ है और जल्दसाजी और शोबदाबाजी का रुझान है, तो उसमें यही होता है, उसमें ताज्जुब की तो कोई बात नहीं है। तो ये जो राजा अल्लामा नासिर अब्बास साहब का जो दौरा है और अचकजई साहब का, इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ा है या इम्पैक्ट उस तरह नहीं पड़ सका जितना कि ऑब्वियसली इम्पैक्ट तो होगा भाई। वो अपना मीनार पाकिस्तान के दरवाजे ये बंद कर दिए ग्राउंड के, हालांकि इजाजत दे दी, मगर फिर ख्याल आया या प्लान यही था कि इनको जिज किया जाए, जिज की करने की कोशिश की जाती है। देखिए ना, पाकिस्तानी सियासत कितनी तेजी से बदल रही है। महमूद अचकजई कभी एक मकबूल लीडर नहीं थे, वहां भी नहीं थे, बलूचिस्तान में वहां पे भी नहीं, और वो अपना कोयटा में तो ये हार गए थे जब वहां से इलेक्शन लड़ा। तो लेकिन वो एक मकबूल लीडर बन के उभरे हैं। वो लाहौर से, कराची से, पेशावर से, मुल्तान से, फैसलाबाद से जहाँ कहीं से इलेक्शन लड़े जीत सकते हैं। अल्लामा नासिर अब्बास जीत सकते हैं अगर बराह रास्त इलेक्शन में हिस्सा लें। ये कोई आइडिया ज़ेर गौर नहीं है, लेकिन ये मैंने गौर किया शाम को कि ये तो लोग पंजाब से जहां से भी, अल्लामा नासिर अब्बास का तो ताल्लुक ही पंजाब से है, लेकिन महमूद अचकजई साहब लड़े वो भी जीत जाएंगे, लेकिन जहां से लड़े जीतने का इम्कान है उनका। अच्छा, ये जो अब सूरत हाल बन रही है, इसके बाद आप समझते हैं कि कुछ कोई दूर भी अगर कोई ग्लिमर ऑफ होप जो है, जो मुज़ाकरात की भी बातें हो रही हैं, कभी कहते हैं कि कुछ ना कुछ मामला आगे बढ़ रहे हैं, क्या ये एक हार्ट ऑफ जो क्या कहते हैं, मतलब चेंज ऑफ हार्ट कह लें या कुछ भी कह लें, कोई इस तरह की चेंज नजर आ रही है? चेंज ऑफ हार्ट नहीं है, जरूरत है। देखिए ना, नून लीग के लोग कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, 5 बड़े बैठ जाएं, बराह रास्त बात करें। पीपल्स पार्टी का तो जाहिर है सामने आ ही गया, जो कराची में जाहिर है उनकी ख्वाहिश वही हुआ होगा, ख्वाहिश एस्टेब्लिशमेंट में तो नहीं हो सकती। तो मुज़ाकरात तो जाहिर है, अगर खान साहब कह दें कि भाई माजी के किस्से में बुलाने के लिए तैयार हूँ, तो और भी सूरत हाल इसके लिए हमवार हो जाएगी, हालात इसके लिए साजगार हो जाएंगे। लेकिन इस मरहले पे मेरे ख्याल है वो नहीं कहेंगे। अगर जो आखिर में यही होगा, मेरे ख्याल में अगर कोई समझौता होना हुआ तो यही होगा कि वो कहें कि भाई माजी को भूल जाएं, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, एहतसाब एक सिस्टम के तहत कार आएगा जिसमें एहतसाब होगा, इंतकाम नहीं होगा, तो और भी सूरत हाल हमवार हो सकती है। आखिर को ये होना ही है। ये अब वक्त कितना लगता है, कब तक मज़ामत की जाती है। यानी शहनशाह ईरान के आखिरी दौर में क्या हुआ था, एक वजीर आज़म बनाया जाता था, वो नाकाम हो जाता था, दूसरा बनाया वो नाकाम हो गया, तीसरा बनाया वो भाग खड़ा हुआ, आखिर को सरेंडर करना पड़ गया। तो वो क्या एग्जैक्टली क्या शक्ल बनती है मैं नहीं कह सकता, ठीक है, लेकिन जाहिर हो गई भाई 80% वोट है। चलिए 80% नहीं 60% है, चलिए 60% में अपना 70% नहीं है, 60% भी नहीं सही, 55% है जो पढ़ सकते हैं। तो जो सबसे ज्यादा वोट लिए थे, भुट्टो साहब ने 37% लिए थे, और बेनजीर ने, जिन्हें फ्री हैंड दिया गया था पोलिंग की हद तक जो देना चाहिए था, तो 39% लिए थे। तो इतने वोट तो कभी किसी ने लिए नहीं है। तो कम अज कम वोट, और फिर ये है कि ये वोट सारे कास्ट होंगे, ज्यादातर कास्ट होंगे। ये भी अहम बात होती है, किसी पार्टी के कितने % वोट कास्ट होते हैं, ये इंथुजियास्टिकली कास्ट होंगे। ये 8 फरवरी से ये मुसल्लमा है ये बात। तो आखिरकार मफाहमत ही वाहिद रास्ता है, और इसी में सबकी भलाई है, मुल्क की भलाई भी इसी में है। अच्छा, ये जो साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब हैं, उन्होंने एक नई सियासी जमात पाकिस्तान राइट्स मूवमेंट बनाने का ऐलान किया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि जी ये 73 के आइन के मुताबिक पाकिस्तान की तश्कील नो करेगी और तामीर नो करेगी। कौन से आइन के मुताबिक? आइन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता इस वक्त। नहीं, बट आइन लिखा हुआ तो मौजूद है ना जी, एग्जिस्ट नहीं करता तो एग्जिस्ट करेगा, यानी ये हदफ ये है कि वो एग्जिस्ट करे। बाकी वो मुश्ताक साहब का मिजाज ऐसा नहीं है कि लोग उनके साथ चल सके, और वो एम्बिशियस बहुत ज्यादा है, और हर पॉपुलर वेव जो भी आती है, जो भी चीज मकबूल है उसकी हमायत करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि एक सियासी जमात भी चला सकते हैं। मेरा तासुर तो उनकी शख्सियत के बारे में यही है, वो मकबूलियत के पीछे भागते हैं, पार्टी के अपने पार्टी पे इसीलिए नुक्ताचीनी करते हैं, को समझते हैं कि पार्टी मकबूल नहीं है। तो वो मेरा नहीं ख्याल को बड़ा फैक्टर बन सके। अगर जो उनकी तहसीन शायद की जाती रहे और मीडिया में भी उनका जिक्र है, लेकिन वो वन मैन आर्मी है। ठीक है। अच्छा, आप जरा थोड़ा सा मुझे बताएं कि हमारे हमसाए मुल्क जो है ईरान का, उसमें
सिचुएशन काफ़ी सीरियस होती चली जा रही है। आज की जो खबरें आ रही हैं उसमें भी 100 से ज़्यादा जो लोग हैं वो गिरफ़्तार किए गए हैं। हलाकतें जो हैं वो भी तकरीबन 100 के करीब हो रही हैं। और वहाँ पे सुना ये है, मैंने कल भी खबर दी थी कि वहाँ पे रिपोर्टेडली कुछ अफ़गानी जो रिफ्यूजीज़ हैं वो और साथ-साथ जो इंडियन हैं, उनको गिरफ़्तार किया गया है जो मिल के ऑन बिहाफ़ ऑफ मोसाड वहाँ पे काम कर रहे थे इसराइल के लिए। तो ये जो सूरत-ए-हाल है ये किस तरफ लीड कर रही है? क्या वहाँ पे रेज़ीम चेंज का ऑपरेशन जो है वो होता हुआ आपको नज़र आ रहा है? देखिए, अफ़गानियों का मोसाद के लिए काम करना कोई ताज्जुब-ख़ेज़ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि अफ़गानी कोई ईरान के मुख़ालिफ़ हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो कैरेक्टरलेस लोग हैं। देखिए ना, ज़रूरतमंद और मोहताज जो होता है, जब बिल्कुल ही जिसका कोई आसरा ना हो और वहाँ से उन्हें निकाला भी जा रहा है, हाँ। तो वो फ़ितरी तौर पर आउट ऑफ टेम्पटेशन पैसे ज़ाहिर मिल सकते हैं, वो कर सकते हैं। भारतीय बहुत कम है और भारतीय जो है वो अपने आप को खतरे में नहीं डालेंगे, लेकिन बहरहाल उन्हें इस्तेमाल तो सारे मिडिल ईस्ट में किया ही जाता है। भारतीयों को चूंकि उनकी कोई अखलाकियात तो नहीं है और रुपया पैसा बड़ा है, मैं लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं और यानी सब नहीं, बाज लोग जो हैं बाज बड़े उसूल पसंद भी होते हैं, बाज लोगों में बड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। हर तरह के लोग होते हैं माशरे में। और तो वो अपना जो है रजीम चेंज में ये लोग को, इन लोगों को कोई किरदार नहीं, छोटा मोटा इनका किरदार है। और लेकिन ये आइडेंटिफाई हो जाएंगे क्योंकि पेनिट्रेशन बहुत है इंटेलिजेंस एजेंसियों की। वो शहंशाह ईरान के की जो वाकयात हैं बाज यानी जो उनका तर्ज फिक्र था और तर्ज अमल था वो अब भी है। इंटेलिजेंस बहुत है, लोग सहमे हुए रहते हैं। खौफ इससे दूर हो जाएगा, लेकिन रजीम चेंज के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन कितना सीरियस है? फरवरी 1979 से एक निजाम चलाता है, उसको बदलने की जरूरत है, इलेक्शन की जरूरत है। कोई बाकायदा लीडरशिप नहीं है। वो उन्हें कहना चाहिए कि अपने नुमाइंदे मुकर्रर करो, हमसे बात करो और इलेक्शन की बात करें, और अगर मुल्क की सलामती को महफूज रखें तो हल निकल आता है। और अगर हर हाल में अपना इक़्तिदार ही बरकरार रखना है और सख्ती करनी है, सदर की तो ये नहीं है, अप्रोच नहीं है। और वो कहते रहे हैं कि भाई इनका मुतालबात जायज है, लेकिन रजीम चेंज जो है वो इतनी आसानी से तो नहीं होगी। लेकिन और एक अलबत्ता और है फैक्टर जी, अमेरिका बिल्कुल तुला हुआ है मुदाखलत करने पे, कोई मौका ढूंढ रहा है। तो एक बात बहुत ताज्जुब खेज है, भाई शहंशाह ईरान के बेटे को क्यों लोग लाएंगे? वो एक टीवी का किस्सा है, वो किसी वक्त आपको बयान करूंगा, एक चैनल का, वो काफी इन्फ्लुएंस कर रहा है। लेकिन इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पहली दफा हम देख रहे हैं कि तमाम के तमाम 31 जो सूबे हैं उनमें ये मुजाहरे हो रहे हैं और वाइड स्प्रेड हो रहे हैं। तो इसमें जो इकोनॉमी का भी फैक्टर है हारून साहब, उसको भी तो आप नजरअंदाज नहीं कर सकते ना, इतनी ज्यादा महंगाई का बहुत सबसे अहम फैक्टर तो इकोनॉमी है। लेकिन इससे पहले भी मुजाहरे होते रहे, इससे बड़े मुजाहरे होते रहे। वो इतनी बड़ी तादाद नहीं है, मीडिया उसको प्रोजेक्ट बहुत कर रहा है। अलबत्ता ये कि जो सख्ती बहुत की गई है ये हैरत अंगेज है, क्योंकि ये पहले ये अप्रोच नहीं थी। इकोनॉमी तो असल मसला है भाई, प्राइस जो है वो अपना डॉलर जो है महंगा हो गया और उसके नतीजे में शायद सर्फ महंगी हो गई। 8-10 बिलियन डॉलर की वो बरात देते थे और वो जाहिर है अब बरकरार रखना मुश्किल है, खजाना खाली है। और तवज्जो जंग पे है इसराइल के साथ, तैयारी उसकी हो रही थी, बीच में ये हंगामे फूट उड़े और ताजर जो है वो नाला है, जाहिर है कारोबार का मंदा है। और एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि लोग जो है ना सख्त गिर यानी को मजहबी तरीक जो है उसको पसंद नहीं करते। वो शहंशाह ईरान के दौर का ईरान मरा नहीं, शहंशाह से लोगों को ताल्लुक नहीं, लेकिन लोग आजाद रहो हैं, लोग सहूलियात के आदी हैं, एक तर्ज जिंदगी है जो पड़ोसी ममालिक से कोई मुशाबियत नहीं रखता। अफगानिस्तान से उसकी कोई मुशाबियत नहीं है, आज़रबाईजान से उसकी कोई मुशाबियत नहीं है, इसी तरह दूसरे मुल्कों से पड़ोसी उनके बहुत हैं, पाकिस्तान से कोई मुशाबियत नहीं है। तो वो अब लोग एक आसूदा जिंदगी के आदी हैं। रेल का सफर बहुत अच्छा है और सहूलियात अच्छी हैं, लिबास अच्छा पहनते हैं, खाने अच्छे खाते हैं। तो ये एक मजलिसी जिंदगी के आदी है, वो डिस्टर्ब हुई है तो इकोनॉमी जाहिर है उसमें बड़ा फैक्टर है। बड़ा फैक्टर है उसमें। साथ जैसे आपने फरमाया कि ट्रंप का भी एक बड़ा फैक्टर है, अमेरिका बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है, बल्कि आज भी ट्रंप ने इजराइल अमेरिका दोनों, ट्रंप ने तो आज भी कहा है कि हम मुजाहिरीन की मदद के लिए तैयार बैठे हुए हैं, जैसे ही हमें पता चलेगा तो हम उसके ऊपर इंटरवीन करेंगे। ईरान में जो है जो सूरत हाल चल रही है उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे खित्ते के ऊपर, हमारे पर खास तौर पे किस तरह का पड़ सकता है अगर खुदा ना खास्ता वहां पे डिस्टेबलाइज किया जाता है उसको? जाहिर है बहुत ही असर पड़ेगा।
यानी अमेरिका और इजराइल अगर अमेरिका आके बैठ गया, फर्ज कीजिए, जो मुश्किल तो लगता है, लेकिन अगर आके बैठ गया तो वो हमारा पड़ोसी बन गया ना जी, अमेरिका और इजराइल। और डगाल ने जो कहा था कि अमेरिका दुनिया के हर मुल्क का पड़ोसी है, तो अब भी है, वो हमारे पड़ोसी है अमेरिकी, लेकिन उससे ज्यादा पड़ोसी हो जाएंगे। बहुत हमारे लिए तो बहुत खतरनाक सूरत हाल हो जाएगी। इसलिए पाकिस्तान की ख्वाहिश तो यही होगी, यानी पाकिस्तानी राय अम्मा के कम अज कम और लीडरशिप की, कि भाई ऐसा ना होने पाए। लेकिन ये कुछ मुतअस्सिब लोग बहुत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और फिरका वाराना ज़हन जो रखते हैं, लेकिन अगर ईरान गिरता है तो फिर नजर पाकिस्तान पे होगी, जाहिर है, और अरबों पे भी होगी। एब्सोल्युटली। अच्छा हारून भाई, आप हमेशा दिफाई मामलात के ऊपर बड़ी नज़र रखते हैं। एक तो पिछले दिनों आपको याद है कि जब ये एक मुआहिदा हुआ था पाकिस्तान और सऊदी अरब का, उसमें ये खबरें आ रही हैं कि टर्की ने भी अपना इंटरेस्ट शो किया है, वो भी चाहता है कि उसका हिस्सा बने। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान सूडान को $1.5 अरब का असला जो है और जंगी तैयारे फरोख्त करने का, वो एक खबरें आ रही हैं, बरतानिया की एक एजेंसी है उसने ये दावा किया है। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि इराक ने भी इंटरेस्ट शो किया है JF-17 थंडर खरीदने के हवाले से। तो ये दिफाई मामलात किस तरफ बढ़ रहे हैं जी? नहीं, दिफाई मामलात दो पहलू है ना जी। एक तो ये है असले की खरीदारी। असले की खरीदारी में तो यही है कि भाई आपको कुछ थोड़ी बहुत आमदन हो जाएगी और आप, जाहिर है, यहाँ मोटिवेशन भी हो जाएगी, काम बेहतर हो जाएगा, और ये बड़ा ब्रेक थ्रू है। पाकिस्तान का हमेशा पोटेंशियल रहा है, पोटेंशियल मैं कह रहा हूँ, वो तो उसमें बहुत सी शरारत होती है कि वो एक मिलिट्री सुपर पावर बन सके। इकोनॉमिक सुपर पावर बनने के लिए जो आदात दरकार है, जो साइंस से और साइंसी उलूम से दिलचस्पी दरकार है, और आईटी से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, वो तो हमारे यहाँ नहीं पाई जाती। मैशत तो हमारी जदीद होगी तो तभी वो कार मामूली तरक्की हो सकती है। पोटेंशियल तो है उसका भी, लेकिन उस तरफ तो रायमा का रुझान भी नहीं है। लेकिन वो मिलिट्री सुपर पावर इसी तरह बन सकता है, ये तो एक छोटा सा पहलू है। यानी मैं बहुत दूर की बात कर रहा हूँ, आने वाले अशरों में 30-40 वर्ष में ऐसा हो सकता है, और उससे कुछ कम वक्त में भी हो सकता है। चीनियों की हौसला अफजाई इसमें शामिल है। देखो, टेक्नोलॉजी तो चीनी है और कुछ रूसी भी पुर्जे इस्तेमाल होते हैं। इंजन भी जो है, बाद लोग तो कहते हैं कि उन्हीं का है, इन तैयारों का। ये तो एक पहलू है, और वो तैयारियों की परफॉर्मेंस अच्छी है, अगर उसमें पायलट का अमल दखल भी है तो वो तो पाकिस्तान तरबियत दे सकता है। दूसरा पहलू जो है वो ये है मुआहिदा का। मुझे तो हैरत हुई तुर्किया की दिलचस्पी पे, लेकिन ये बहुत बड़ा तारीखी वाकया हो जाएगा अगर सऊदी अरब को कॉन्फिडेंस में लेके या किसी तरह वो मुआहिदे में शामिल भी हो और वो तुर्की के साथ उसकी तायद करे तो शामिल करने की, तो ये बड़ा ब्रेक थ्रू जाएगा। तुर्कों के और अरबों के ताल्लुकात अच्छे नहीं, कभी नहीं रहे, क्योंकि तुर्कों ने इस इलाके पे हुकूमत किया है और अरब उससे ना खुश थे। तो लेकिन ये अगर हो गया तो ये तो बहुत बड़ा वाकया होगा, और ताकत का तवाज़ुन ही बदल जाएगा इस खत्ते में, और मिडिल ईस्ट में भी बदल जाएगा। मिडिल ईस्ट एंड बियॉन्ड, सेंट्रल एशिया के बेस में दिलचस्पी लेगा। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, कल मैंने इसके ऊपर भी ट्वीट किया था। वो ये है कि इसराइल की तरफ से पाकिस्तान को ये कह दिया गया है कि जी हमें पाकिस्तान की अफवाज के लोग जो हैं वो गजा के ऑपरेशन में नहीं चाहिए, जो एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है। ये जो इसराइल के जो सफ़ीर हैं भारत में, उन्होंने भी ये कहा है। तो ये कितनी बड़ी खबर है, और ये तो मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान को शुक्रिया अदा करना चाहिए इसराइल का कि उन्होंने इस मुसीबत में से पाकिस्तान को निकाल लिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर है। उनकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर वो कबूल करने से इनकार करता था। बड़ी नवाजिश होगी। मुझे भी यही लग रहा है कि ये तो आसिम मुनीर साहब को शुक्रिया उनका अदा करना चाहिए। यहाँ से रेजोल्यूशन मंजूर होने चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी किया। सही बात। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो इस डेवलपमेंट है वो जी ट्रंप साहब के हवाले से पूरी दुनिया में इस थरथली पड़ी हुई है। कभी वो कहते हैं मैंने ग्रीनलैंड लेना है, कभी वो कहते हैं मादुरो को उठा के ले आओ, कभी वो कुछ कहते हैं, कभी वो कुछ कहते हैं नेटो जाती है, भाड़ में जाए, जो मर्जी होता जाए। ये ट्रंप साहब को क्या हो गया है? 26 के आते ही वो एकदम, उन्होंने ऐसे लगता है कि एक ऑन स्लॉट शुरू कर दिया है। ये इसको कैसे हैंडल किया जाएगा? दुनिया तो बिल्कुल इस वक्त जो है वो अजीब सी मूड में है। नहीं, वो अपना खन्नास पैदा होता है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने भी कहा था कि मैं एक नया मजहब इजाद करूंगा, वो तो उसे समझा दिया। उसके एक मशीर थे कोतवाल, उसने मोटे ने, और अकबर ने तो दीन इलाही जो है वो राज करने की सीरियस कोशिश की, अगरचे वो उसे जल्दी अंदाजा हो गया कि लोग नहीं मानेंगे, न सिख माने न हिंदू जो जनरल थे वो माने, मुसलमान तो ज़ाहिर माने नहीं। और वो ये खुदाई का
फतूर तो दिमाग में पैदा होता है खन्नास में। फिरौन ने क्या कहा था, अना रब्बुकुमुल आला, तो वहीं से उसकी बर्बादी शुरू हुई। तो ये जो आदमी खुदाई का दावा करता है तो वो उसका अंजाम तो खराब ही होता है। जाहिर है यूरोप इसे रेजिस्ट करेगा, कनाडा रेजिस्ट करेगा, ग्रीनलैंड में जिस तरह वो पैसे बांटने की कोशिश कर रहा है, इस तरह का भी होता है कि किसी लोग के इलाके के लोगों के, जो थोड़े से लोग ने 56,000 कहा जाता है तो उनको पैसे बांटे जाएं, इसको यूरोप न कबूल करेगा न दुनिया इसे कबूल करेगी। इससे कराहत और नफरत पैदा होगी और इस रद्द अमल में डूब जाएगा। अभी तो उसे इलेक्शन फेस करना है, मेरे ख्याल उसी के लिए वो जुआ खेल रहा है, पॉपुलैरिटी के लिए पागल है बिल्कुल। लेकिन वो साथ उसका ये कहना कि जी आलमी कानून का मैं कोई पाबंद शबंद नहीं हूँ, मेरी मोरालिटी अपनी है, मैं उससे ड्राइव होता हूँ। तो यही खुदाई यही है ना कि आदमी कहे कि मैं पता नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने भी कहा था मैं सारी दुनिया फतह करूंगा। वो तो उसके मशीर ने कहा, जो क्लोजेस्ट मशीर था, कि दिल्ली आप बाहर निकलेंगे इंडिया से तो आपका तख्ता उलट दिया जाएगा। और ये यानी किस किस ने ये ख्वाब नहीं देखा दुनिया को फतह करने का। तातारियों ने देखा, तैमूर ने देखा, फिर एक दिन बड़ा हुआ था जुरियों वाले चेहरे के साथ, और एक दिन जो है ऐन जालूत में उसको हलाको खां को शिकस्त हो गई थी। तो ये तो एक चक्कर होता है जो चलता है, ऊपर जाता है हंडोला, कभी नीचे जाता है। तो वो तातारी कहाँ है और ब्राह्मका कहाँ है और तुर्क कहाँ है, अरब फातहीन कहाँ है, तो स्पेन कहाँ है, सुपर पावर थे जो कभी, रूस कहाँ है, तो अमेरिका भी पसवाई पे है। और वो जरा स्लो होगी, इतनी बड़ी ताकत की जो वार फेस्ट है जिसपे कोई हमला नहीं कर सकता, जमीनी तो हमला नहीं हो सकता। तो लेकिन ये है कि डाइल्यूट होना शुरू तो हो गया। अब एक ग्लेशियर मेल्ट होता है तो उसमें बहुत वक्त लगता है, वो वक्त तो लगेगा, लेकिन मकरूज है। और लोग जो है आसूदगी पसंद है। 6 नस्लें ऐसी गुजर चुकी हैं, 7 नस्लें जो आसूदगी में पली बड़ी हैं, जंग लड़ नहीं सकते, जहाँ जिस्मानी खतरा हो, फिजिकल थ्रेट हो, वह नहीं लड़ सकते। और चीन आगे बढ़ता रहेगा तो जाहिर है हली भी उसे मिल जाएंगे। सऊदी अरब का रवैया बदला हुआ है और मुल्कों का भी बदल सकता है, ओमान का भी बदला हुआ है। तो हारून साहब, इस सूरत अफ्रीका का रवैया भी, अफ्रीकी ममालिक भी बदल रहे हैं, वो भी बदल रहे हैं। इस सूरत हाल में ओवरऑल आखिर में से मैं चाहूंगा कि जरा बताएं कि इमरान खान की क्या स्ट्रेटजी है और क्या होनी चाहिए, और उसका मुस्तकबिल आइंदा चंद हफ्तों में, महीनों में आप क्या देख रहे हैं जी? इमरान खान की स्ट्रेटेजी एक ही है, एहतजाज और एहतजाज और एहतजाज जितना ज्यादा मुमकिन हो। इसके लिए वो अपने हामियों पर दबाव डालता रहेगा, हुकूमत को जिज करता रहेगा। और वो बिल्कुल यानी गुस्से में तो है, लेकिन एक लिहाज से कंफर्टेबल भी है कि वो आप उसके साथ जितनी सख्ती कर सकते थे की, उसमें मुकदमात बनाए 200-250, बेगम पे बनाए, बहनों पे पानी फेंका, उसके हामियों को गिरफ्तार किया, 10,000 आदमी गिरफ्तार हैं। हर वो लीडर जो यानी अपने पाँव पे खड़ा रहना चाहता है उसको गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद तक कैंसर पेशेंट, सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, अपना महमूदुर रशीद, सब लोग जो हैं वो अपना ये सब सारे लोग बीमार हैं। सरफराज चीमा की हालत अच्छी नहीं है, तो बाकियों के भी, महमूदुर रशीद भी बीमार है, एजाज चौधरी को भी गालबा दिल का दौरा भी पड़ा। तो जितनी सख्ती हो सकती थी कर ली, अब इससे ज्यादा क्या करेंगे। एक वक्त आता है कि खौफ जो है वो धुलने लगता है, मिटने लगता है। खौफ ऐसा वेपन है जो बहुत सिलेक्टिवली इस्तेमाल करना चाहिए। बेदरेक इस्तेमाल किया लोग तंग आ जाएंगे, एक दिन लोग उठ खड़े होंगे। अच्छा जी, जाते जाते ये भी जरा बता दें कि 28 जनवरी को यासीन मलिक साहब को फांसी दिए जाने का खदशे का ऐलान किया गया है उनकी बेगम साहबा की तरफ से, मशाल की तरफ से। क्या अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होता है? मुझे नहीं मालूम, अगर ऐसा है, देखिए वो ऐसा आदमी है कि वो अपना मफाहमत नहीं करेगा, और मेरा ख्याल है कि ये बार्गेनिंग के लिए थ्रेट दिया गया होगा। मुझे नहीं मालूम कि किसी अदालत ने से फांसी की सजा दी, मेरे इल्म में तो नहीं है। हो सकता है मुझे पता ना हो, मैंने तवज्जो न दी हो, लेकिन ये कि उसकी फांसी तो बहुत महंगी पड़ेगी। पहले एक फांसी दे चुके ना, आपको याद है ना, मकबूल भट्ट की। वो तो महंगी पड़ी थी। उसके बाद भुट्टो साहब ने हड़ताल की अपील की, तो ऐसी हड़ताल हुई थी कि बिल्कुल वादे में सन्नाटा छा गया था और हैरत ज़दा रह गए थे। मुझे आज तक याद है एक भारतीय अखबार का आर्टिकल, तवील आर्टिकल था, बड़ा अच्छा आर्टिकल था, यानी अच्छा इसलिए ऐसे कि समझ में आता थी हर बात। तो पैराडाइज लास्ट, जन्नत हमने खो दी है। तो फिर उसके बाद 89 में जो हंगामे शुरू हुए, 87 के इलेक्शन में धांधली, 89 में हंगामे शुरू हुए, फिर वो मुद्दतों तक जारी रहे। तो इसकी कीमत तो बहुत भारी होगी, बहुत भारी होगी।
बहुत बहुत अल्लाह ना करे ऐसा हो। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड सी यू सून जी। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।